हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये चैप्टर आपके सामने लेके आए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी चैप्टर। 10वीं क्लास की साइंस का सबसे ईजी चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो डेली लाइफ में यूज़ होती रहती है, जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ऐसी चीज़ें इसमें सारी की सारी, इसलिए इस चैप्टर को ईजी माना जाता है और आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो भी नोट्स लिखवाए जाते हैं, जो भी नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको नोट डाउन कर लेना और उनका रिवीजन करते रहना और अच्छे से ध्यान से चैप्टर को समझिएगा। ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले भोजन के बारे में बात करेंगे। तो भोजन से हमें पोषण, हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो पोषण हमारे जीवन का आधार है और शरीर के सुचारू रूप से संचालन के लिए भोजन आवश्यक है। ठीक है, हमारे शरीर के सुचारू रूप से संचालन के लिए भोजन क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और जब तक हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी तब तक हमारा शरीर चलता रहेगा। यदि शरीर को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी, एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी, तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हमें भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा। और इस ऊर्जा से हमारे शरीर का क्या होता है? सुचारू रूप से संचालन होता है। तो कहने का मतलब, जीवन जीने के लिए, हमारे जीवन यापन करने के लिए भोजन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, भोजन का मतलब ये नहीं कि आप रोटी खाओ वही भोजन है। कहने का मतलब, हमारे शरीर को ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती हो, वही हमारे लिए भोजन है। ठीक है, तो कहने का मतलब, शरीर के सुचारू रूप से संचालन के लिए भोजन क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। देखिए आगे देखते हैं इसके बारे में। भोजन कितने प्रकार का होता है? अभी मेनली भोजन को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे एक तो होता है आपका संतुलित भोजन, एक तो होता है आपका संतुलित भोजन और दूसरा होता है असंतुलित भोजन। ठीक है, संतुलित भोजन की बात करें तो इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। वह भोजन जिसमें जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसे भोजन को क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज हो गया, जल, विटामिन हो गया, जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसको बोलेंगे अपन लोग संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। और इसके विपरीत दूसरा भोजन हो जाता है आपका असंतुलित भोजन। वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन व जल उचित मात्रा में उपलब्ध न हो। ठीक है, जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में, भोजन के घटक होते हैं जो उचित मात्रा में उपलब्ध न हो, वो आपका असंतुलित भोजन हो जाएगा। जिसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो भोजन के घटक, उनको बोलेंगे संतुलित भोजन। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पूछ सकते हैं कि 1 नंबर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन की, संतुलित भोजन करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आपको क्या बताना है? संतुलित भोजन शरीर को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देना भाई। पहला पॉइंट, संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाना है। यहाँ पे जगह की कमी थी तो यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया गया। तो सबसे पहले क्या बताओगे? संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता, तगड़ा बनाता है, रोबस्ट बनाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा लिखोगे, संतुलित भोजन तेज दिमाग बनाता है। और तीसरा लिख देना आपको, संतुलित भोजन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? हमारे शरीर के रोगों हमारे शरीर द्वारा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। और संतुलित भोजन करोगे तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन और संतुलित भोजन के फायदे में। इसके बाद में देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कुपोषण, जिसको बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। कुपोषण क्या होता है? जब लंबे समय तक पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। ठीक है, जब अपन लोग भोजन करते हैं उसमें लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए। पोषक तत्व अभी आए थे ना, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है आपका, प्रोटीन हो सकता है, खनिज हो सकता है, विटामिन हो सकता है। इस यदि एक या एक से अधिक इन पोषक तत्वों की भोजन में लगातार कमी हो जाए तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे 1 नंबर पे पूछ सकते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? जब लंबे समय तक भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। ठीक है, अगली लाइन देखो भाई। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में होता है। ठीक है, यदि व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है तो वह उसका प्रभाव शारीरिक, शरीर में, और मानसिक मतलब दिमागी संतुलन में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं भाई। ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली इफेक्ट मेल न्यूट्रिशन। इसका कुपोषण का मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार से व्यक्ति के बॉडी पर और उसके माइंड पर
प्रभाव पड़ता है मेल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का। आगे देखो कुपोषण के प्रकार भाई, ठीक है। मेनली आपके सिलेबस में 3 प्रकार दिए गए कुपोषण के। सबसे पहला आपका विटामिन कुपोषण, दूसरा खनिज कुपोषण, तीसरा प्रोटीन कुपोषण। अब बात करें विटामिन कुपोषण तो क्या होता है विटामिन कुपोषण? ऐसा कुपोषण जो विटामिन की कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन की कमी से होता है। विटामिन तो जानते हो ना, आपके सिलेबस में 6 विटामिन दिए गए हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। ये विटामिन आपको पढ़ने हैं। ये विटामिन कुपोषण क्या होता है? विटामिन की कमी से होने वाला कुपोषण। और दूसरा है खनिज कुपोषण, जो खनिज तत्वों की कमी से हो जाए ऐसा कुपोषण, जिसको वो क्या बोलेंगे? खनिज कुपोषण बोलेंगे। इसके बाद में थर्ड है आपका प्रोटीन कुपोषण। ऐसा कुपोषण जो प्रोटीन की कमी से हो जाए उसको बोलेंगे अपन लोग प्रोटीन कुपोषण। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ भाई, कुपोषण का सबसे पहला टाइप कौन सा है? विटामिन कुपोषण, ठीक है। विटामिन कुपोषण के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का या पूरे 3 नंबर का पूरा पूरा पूछा जाता है। बहुत पक्का क्वेश्चन आता है इस सारणी से आपका। देखिए विटामिन कुपोषण क्या होता है? विटामिन की कमी से होने वाले कुपोषण को विटामिन कुपोषण कहते हैं। ये तो सीधी सी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर का कहाँ से बनता है। अब सबसे पहले यहाँ पे इधर पे विटामिन का नाम लिखा है, इधर इसकी कमी से होने वाला रोग का नाम लिखा है, और यहाँ पे उसके लक्षण कि जो रोग हो जाए, जिस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाए और उसके लक्षण क्या होते हैं व्यक्ति में। तो सबसे पहला आपका विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है भाई, ठीक है। क्या होता है? रतौंधी रोग। और इस रतौंधी रोग के लक्षण क्या होते हैं? कम प्रकाश या अंधेरे में दिखाई नहीं देता, ठीक है। यदि डिम लाइट है या अंधेरा है तो उसमें जल्दी से दिखाई नहीं देगा, बहुत कम दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब आंखों से संबंधित रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अभी। इसके बाद में भाई दूसरा है आपका विटामिन B1, ठीक है। विटामिन बी के 3 प्रकार है, एक तो आपका B1 है, एक है B2 और तीसरा है आपका B3। तो यहाँ पे सबसे पहले B1 के बारे में देखते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, ठीक है। ये नाम भी याद करो भाई, ठीक है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और इस बेरी रोग के लक्षण होते हैं हृदय धड़कन कमज़ोर हो जाती है, हमारी जो हार्ट बीट होती है, हृदय की धड़कन होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरा इसका लक्षण पेशीय एवं तंत्रिकाएँ कमज़ोर होती है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है यदि बेरी रोग हो जाए, ठीक है। इसके बाद है B1 का दूसरा प्रकार B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन की कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लोविनोसिस, ठीक है। यहाँ पे राइबोफ्लोविन है, इसके आगे नोसिस और जोड़ देते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग है। और इस राइबोफ्लोविनोसिस रोग के लक्षण क्या है? मुख के किनारे व होठ की त्वचा का फटना, ठीक है। मुख के किनारे की जो त्वचा होती है और होठ के किनारे की त्वचा होती है वो फटना स्टार्ट हो जाती है, और हमारी याददाश्त में, हमारी मेमोरी में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है यदि राइबोफ्लोविनोसिस नाम का रोग हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अभी। इनको सभी को नोट डाउन कर लेना, नोट्स पर प्रॉपर तरीके से बना लेना, ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। इसके बाद में आपका विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम होता है नियोसिन, ठीक है। ये याद कर लेना भाई, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियोसिन बोलते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, पेलेग्रा रोग हो जाता है। इस पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या होते हैं? जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती है, ठीक है। त्वचा पर दो सफ़ेद सफ़ेद रंग के वो चकाते बन जाते हैं ना, तो वो किसके कारण होते हैं? पेलेग्रा रोग के कारण होते हैं। पेलेग्रा की इसका विटामिन B3 की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है, और इस पेलेग्रा रोग के कारण ये जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती है। इसके बाद में आपका अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी ये पूछा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है आपके। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है? विटामिन सी की कमी के स्कर्वी रोग के लक्षण है मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकते बनना। मसूड़े होते हैं, दांतों के अंदर से खून आने लगते हैं और त्वचा पर चकते बन जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसके बाद में आपका लास्ट विटामिन है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सिफिरॉल, जो अपने को धूप से प्राप्त होता है। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है ये कहाँ से प्राप्त होता है ये सब, लेकिन फिर भी याद रख लेना कि विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम का रोग हो जाता है भाई, ठीक है। रिकेटस नाम का रोग हो जाता है, और इस रिकेटस रोग के लक्षण है पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, और ये घुटने होते हैं हमारे, जो पैरों के घुटने होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मुड़कर पास पास आ जाते हैं पैरों के घुटने। तो आई होप आपको विटामिन कुपोषण समझ में आया होगा। एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या होता है?
इसके सॉरी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग के लक्षण क्या होते हैं? कम प्रकाश या अंधेरे में दिखाई नहीं देता। फिर B1 की बात की थी, इसको बेरी इसकी कमी से रोग हो जाता है। बेरी में क्या होता है? हृदय धड़कन कमज़ोर हो जाती है, पेशी तंत्रिकाएँ कमज़ोर होती है। इसके बाद है विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लोविन बोलते हैं। राइबोफ्लोविन की कमी से राइबोफ्लोविनोसिस रोग हो जाता है, जिसके लक्षण है मुख्य किनारे में होंठ की त्वचा का फटना। और इसमें एक और लक्षण हो रहा है, स्मृति में, याददाश्त में कमी हो जाती है। फिर इसके बाद बात की विटामिन B3 जिसको बोलते हैं नियोसिन की कमी से पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। और ये पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या होते हैं? त्वचा जीभ त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात की विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। और इस एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते बनना। इसके बाद में लास्ट विटामिन की बात की विटामिन D जिसको बोलते हैं कैल्सिफिरोल। और इस कैल्सिफिरोल की कमी से रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? घुटने पास हो जाते हैं, पैरों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। आर्मी वगैरह किसी भी डिफेंस फोर्स का फिजिकल करते हो तो उसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि उनके घुटने पास आ जाते हैं। जब उनको दोनों पैरों को पास करवाया जाता है तो उनके घुटने आपस में टच करने लगते हैं। उनमें माना जाता है कि विटामिन D की कमी है और उनको रिकेटस रोग हो रखा है, ठीक है। इसलिए ये एक मेन प्रॉब्लम मानी जाती है फिजिकल में। इसके बाद में बात करते हैं भाई विटामिन कुपोषण हो गया। इसके बाद में बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की। प्रोटीन कुपोषण के बारे में पूछ ले, एक लाइन क्या लिखोगे? ऐसा कुपोषण जो प्रोटीन की कमी से होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन कुपोषण बोलते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन कुपोषण से अगर किसी बंदे में, किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कुपोषण हो जाए तो उसके क्वासियोरकोर नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। इस क्वासियोरकोर रोग के बारे में देखो, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वासियोरकोर है। एक नंबर में ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाला पहला रोग कौन सा है? क्वासियोरकोर है। इसके लक्षण देखो, बच्चे का पेट फूल जाता है, ठीक है भाई। यदि आपके पास बुक है तो उसमें डायग्राम देख लेना, एक बच्चे का डायग्राम दिया गया, उसका पेट फूला हुआ, उसे भूख कम लगती है भाई। अगर किसी बच्चे को क्वासियोरकोर रोग हो जाता है किसी को, तो उसका पेट तो फूल जाता है और उसको भूख कम लगती है और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। एंड त्वचा उसकी पीली हो जाती है, शुष्क और काली धब्बेदार होकर फटने लगती है, ठीक है। ऐसे दरारें पड़ने लगती है उसकी त्वचा में। तो ये क्वासियोरकोर रोग के लक्षण है। और इसके रोकथाम के उपाय, क्वासियोरकोर रोग को किस प्रकार रोका जा सकता है, आगे देखिए इसके रोकथाम के उपाय। देखो भाई, बच्चे को आसानी से पाचन योग्य प्रोटीन देने चाहिए, ठीक है। ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको पता है क्या देना चाहिए? बच्चे को आसानी से पच जाने वाले प्रोटीन देने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके अगले रोकथाम के उपाय। इसके बाद में इसका दूसरा उपाय, गाय का दूध इसके लिए अच्छा विकल्प है, ठीक है। यदि किसी को क्वासियोरकोर रोग हो जाता है तो उसके लिए, उस बच्चे के लिए गाय का रोग क्या है? अच्छा विकल्प है। तीसरा भाई, 6 महीने के बाद सभी बच्चों को दाल पानी पनीर आदि देने चाहिए। यदि बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको दाल पानी पनीर आदि प्रोटीन युक्त भोजन दे देने चाहिए, ताकि उसको क्वासियोरकोर रोग, प्रोटीन की कमी से कोई भी रोग न हो। इसके बाद है दूसरा भाई, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग आपका मेर्समस रोग है। कौन सा है भाई? मेर्समस रोग है। देखिए इस मेर्समस रोग के बारे में, जब प्रोटीन के साथ साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाए। अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो क्वासियोरकोर रोग हो जाता है, और प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की, एनर्जी की कमी हो जाए तो शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। कहने का मतलब मेर्समस रोग हो जाता है। और इस मेर्समस रोग के लक्षण देखो, आंखें कांतिहीन हो, अंदर धंस जाती है, ठीक है। डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, एक बच्चे का आंखें इसमें क्या हो जाती है? कांतिहीन हो जाती है और अंदर की तरफ धंस जाती है। इस स्थिति को मेर्समस रोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन की कमी के कारण दो रोग बताएं, क्वासियोरकोर और मेर्समस रोग। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस टॉपिक्स एंड लर्न केयरफुली। आइए इसके बाद में देखते हैं तीसरा कुपोषण। तीसरा कुपोषण आपका खनिज कुपोषण। सबसे पहला पढ़ा आपने विटामिन कुपोषण, दूसरा प्रोटीन कुपोषण, तीसरा है अब खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण के बारे में देखो भाई, क्वेश्चन बना के लिखा गया है यहाँ पे, खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। देखो भी खनिज कुपोषण क्या होता है? विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। हमारे इस बॉडी के, हमारे शरीर के संचालन के लिए खनिज भी क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लौह तत्व क्या होते हैं? लौह तत्व हमारे रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होते हैं। इसके कमी से, लौह तत्व की कमी से क्या हो जाता है? रक्तहीनता हो जाती है और चेहरा पीला पड़ जाता है, अर्थात कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। यदि हमारे शरीर में रक्त में क्या पाए जाते हैं? लौह तत्व पाए जाते हैं। और यदि इस लौह तत्व की हमारे शरीर में रक्त में कमी हो जाए तो क्या हो जाती है? रक्तहीनता हो जाती है। इसकी कमी के इसके लक्षण क्या है? रक्तहीनता की, चेहरा क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है, अर्थात इस रोग को क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग बोलते हैं। तो खनिज कुपोषण में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्या बताया इसमें, लौह तत्व से रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होते हैं, जिससे कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद में देखो भाई इसका दूसरा एग्जाम्पल, खनिज कुपोषण का दूसरा एग्जाम्पल, आयोडीन। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रियाविधि मंद पड़ जाती है, जिससे गलगंड या गेगा नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या हो जाता है, आयोडीन क्या होता है, एक प्रकार का खनिज होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथि होती है जो हमारे गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, उसकी क्रियाविधि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, जिससे गेगा नाम का रोग हो जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आपके 10वीं क्लास में, एक नंबर पूछा गया था एक बार कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो क्या बताओगे, इसका एक नाम तो होता है गलगंड नाम, या दूसरा इसका गेगा नाम होता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना भाई अच्छे से। अगला क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अगला भी। अगला क्वेश्चन है आपका, पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए, आसानी से याद हो जाएगा भाई, पीने योग्य जल के गुण क्या होने चाहिए। इसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे, जल में आंखों से दिखने वाले धूल कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आंखों से दिखने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो वनस्पति वगैरह, कोई टुकड़ा तिनका वगैरह घास का, वो सब पीने योग्य जल में नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें हानि पहुँचाने वाले सूक्ष्म जीव न हो। ठीक है, इसके अंदर पीने योग्य जल है, उसमें हानि पहुँचाने वाले सूक्ष्म जीव जो हानिकारक जीवाणु हो वो उसके अंदर न हो। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए भाई। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए भाई। ठीक है, कहने का मतलब संतुलन की अवस्था में उसका पीएच मान होना चाहिए। इसके बाद में जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। ठीक है, आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन। कहने का मतलब जो पीने योग्य जल है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी घुली हुई होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं भाई, अभी तो खनिज कुपोषण की बात चल रही थी, यहाँ पे कुछ प्रमुख तत्वों के नाम दिए गए, प्रमुख खनिजों के नाम दिए गए और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनता है, प्रमुख खनिज तत्व तथा इनके स्रोत, कि ये खनिज तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इन तत्वों के कार्यों का वर्णन करें कि ये शरीर में जाकर क्या कार्य करते हैं ये खनिज तत्व। तो यहाँ पे एक सारणी है, नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे भी सबसे पहले दे रखा है अपने आपके पास खनिज तत्व है सोडियम। ठीक है, सोडियम कहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ पे प्राप्ति के स्रोत है कि कहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ पे उस खनिज तत्व का नाम है, यहाँ पे उसके प्राप्ति के स्रोत और यहाँ पे उसके कार्य है कि हमारे शरीर के अंदर ये क्या कार्य करता है। तो सोडियम की बात करते हैं, सबसे पहले सोडियम कहाँ से प्राप्त होता है, सामान्य नमक से। ठीक है, जो NaCl होता है वहाँ से प्राप्त होता है, मछली, मांस, अंडे और दूध से हमको सोडियम प्राप्त होता है। और इसके इसके काम क्या होते हैं, मांसपेशीय संकुचन और तंत्रिकीय आवेश संचरण। और क्या करता है, शरीर में विद्युत अपघटन का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, हमारे जो मांसपेशी होती है उसके संकुचन में सहायक होता है, और तंत्रिकीय आवेश संचरण, जो न्यूज़ वगैरह हमारे शरीर के अंदर डाटा है उनको संचरण करने में सहायक करता है, और शरीर का विद्युत अपघटन का संतुलन भी सोडियम तत्व बनाए रखता है। इसके बाद में दूसरा भी पोटेशियम। पोटेशियम के प्राप्ति स्रोत सभी खाद्य पदार्थों में। ठीक है, जो भी खाने वाले पदार्थ हैं उन सभी से हमें सोडियम प्राप्त होता है। और इस सोडियम का कार्य क्या है, इसका भी ऊपर वाला सेम ही काम है अभी, मांसपेशी संकुचन में सहायक होता है, तंत्रिका आवेश संचरण में सहायक होता है, और शरीर का विद्युत अपघटन का संतुलन बनाए रखता है सोडियम भी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं भाई तीसरे तत्व की। तीसरा तत्व है आपके पास, तीसरा तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है, दूध, हरी सब्जियाँ। हाँ भाई, तीसरा एक और रह गया ऊपर इससे पहले। ठीक है, तीसरा आपके पास कैल्शियम। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है, दूध से, अंडे से, हरी सब्जियों से। और इस कैल्शियम के काम क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी का अभी अभी बात की थी ना, विटामिन कुपोषण में विटामिन डी का नाम बताया था, कैल्सिफिरोल। इसका काम क्या है, कैल्शियम तत्व का विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों को और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे दांतों को, टीथ को मजबूती प्रदान करता है, ये कैल्शियम तत्व है। इसके बाद है नेक्स्ट है फास्फोरस। ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये दूध से, हरी सब्जियों से, बाजरा, सूखे मेवे से। ये दूध और हरी सब्जियाँ तो सभी में लिख देना भाई, एग्जाम में कोई भी पूछे उसमें दूध, हरी सब्जियाँ ये तो लिख के आना। ठीक है, चाहे कुछ भी याद रहे न रहे। इसके काम देखो भी, फास्फोरस के काम क्या होते हैं। ये क्या करता है, इस कैल्शियम के साथ मिलकर, ये फास्फोरस क्या करेगा, इस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियां व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ये कैल्शियम तो क्या करता है, विटामिन डी के साथ मिलता है और हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है। ये फास्फोरस क्या करता है, इस कैल्शियम के साथ ही मिल जाता है, ये भी क्या करता है, हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट लौह तत्वों के बारे में। लौह तत्व ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, यकृत से, वृक्क से, अंडे से, मांस से, बाजरे से, गाजर, गुड़ और दही। ये इसके क्या प्राप्ति के स्रोत है। इसके काम क्या है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण। अभी अभी बताया था, रुधिर में क्या पाए जाते हैं, लौह तत्व पाए जाते हैं। लौह तत्व की कमी से रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये लौह तत्व क्या होते हैं, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, रेड होता है या लाल कलर का होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये उत्तक ऑक्सीकरण है। अगला तत्व दे रखा भी आयोडीन।
आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? नमक से प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा आयोडीन के बारे में, नमक से प्राप्त होता है। समुद्री भोजन, ठीक है, ऐसा भोजन जो समुद्रों से, मछली हो जाए, कोई भी मतलब कोई भी भोजन हो जाए, नमक होता है, ये भी समुद्रों से प्राप्त होता है। मछली होती है, ये भी समुद्र से प्राप्त होती है। तो इन सभी से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? हरी सब्जियों से, लवण से, मछली से और जामुन से हमें आयोडीन प्राप्त होता है। और ये इसका काम क्या है इस आयोडीन का? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन जो क्या करता है? थायराइड ग्रंथि की क्रियाविधि में सहायक होता है। इसका निर्माण कौन करता है? आयोडीन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए, ठीक है। ये तो आप अपने आप से बनाकर भी लिख सकते हो, एक बार देख लोगे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा कि दूषित जल से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इसके वजह इसमें देखिए क्या लिखना है। यदि पीने का पानी दूषित हो तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, ठीक है। यदि हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या हो? दूषित हो, साफ़ सुथरा नहीं हो, तो उससे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। देखिए कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, देखते हैं उनके बारे में। देखिए भी, ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। जो पानी में रोग कारक होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं हानिकारक, उनके कारण हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती है। जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसमें विषाणु, आपका विषाणु है, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि होते हैं, ठीक है। ये पानी के साथ विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं और ये प्रोटोजोआ, तीन नाम याद कर लेना। जो पानी जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर में पानी के साथ ये प्रवेश कर जाते हैं और ये हानिकारक जीव होते हैं, जिससे हमें दूषित जल से अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। देखो भी, जिनकी वजह से क्या क्या रोग हो सकते हैं? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ की कमी से, जिनकी वजह से एजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां एजा, पेचिस किसके कारण? दूषित जल के कारण हो सकती है। इन विषाणुओं के कारण, जीवाणुओं के कारण, प्रोटोजोआ के कारण हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए भाई, इसी का आंसर है, दूसरा पॉइंट है इसमें, गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है, ठीक है। यदि पानी गंदा है, पीने का पानी गंदा है, तो इससे वायरल संक्रमण भी हो सकता है, जिसके कारण फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, हिपेटाइटिस और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। क्वेश्चन यहाँ से एक बार 20 में से पूछा गया था कि वायरल संक्रमण के अधीन कौन कौन से रोग आते हैं? कोई भी दो रोग के नाम लिखिए, तो क्या बताओगे? फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, हिपेटाइटिस। कोई भी दो तीन रोग के नाम याद कर लेना। और पीलिया जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अतः इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अतः जल जनित रोगों से बचने के लिए जल को उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए, ठीक है। जल को उबालने से माना जाता है कि जल क्या हो जाता है? आपका शुद्ध हो जाता है। इसलिए उसको उबाल कर पीना चाहिए, ताकि कि ये हिपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां न हो। आगे देखिए, ये अगला टॉपिक 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि आपको बीएमआई क्या है? बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होता है? लंबाई और वजन का अनुपात होता है, कि इसमें बताया जाता है कि इस लंबाई के अनुसार व्यक्ति का वजन इतना होना चाहिए। कहने का मतलब, यदि किसी 5 फुट लंबाई है तो उसका वजन 50 किलो होना चाहिए। इस प्रकार से ये एक इंडेक्स होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक बोलते हैं। देखिए भी, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने को कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। 1 नंबर ये पूछ भी ले, आपको फुल फॉर्म पूछ ले, इसके बारे में 1-2 लाइन लिखवा भी ले, तो इसमें देखो यह है, मानव भार, वजन एवं लंबाई का अनुपात होता है। जब वजन कैसा कितना हो? 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर के बीच में हो तो मोटापा पूर्व स्थिति में, कहने का मतलब यही, मोटा होने स्टार्ट ही हुआ है तो वो पूर्व स्थिति में माना जाता है। यदि कितना हो? 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर। और यदि जब वजन कितना हो? 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो व्यक्ति में क्या माना जाता है? मोटापा माना जाता है, ठीक है। प्रति मीटर स्क्वायर यदि वजन 30 केजी मिल रहा है व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति कैसा माना जाएगा? मोटा माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं अभी। अगला टॉपिक है आपके पास ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं और आगे भी बनेंगे, ठीक है भाई। देखिए ब्लड प्रेशर के बारे में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रक्तचाप क्या है, इसको समझाइए। तो सबसे पहले क्या बताओगे? रक्तचाप किसे बोलते हैं? ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। आपको पता है हमारे शरीर में अंदर क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, जिनको हम आम भाषा में नस बोलते हैं। उसके अंदर क्या बहता रहता है? रक्त बहता रहता है। और ये रक्त क्या करता है? इन वाहिनियों की दीवारों पर, इन सतहों पर क्या डालता है? दाब डालता है। तो ये जो दाब डाला जाता है ना इस रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों पर, तो उसी दाब को क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए भाई, इस ब्लड प्रेशर के बारे में यहाँ पे नोट पॉइंट लगा रखा है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक, डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप किस में मापा जाता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये यंत्र का नाम है। इसके रूप में किसी व्यक्ति का रक्तचाप मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट भी,
एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, ठीक है, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो यंत्र है। इसमें अगर रक्तचाप मापा जाए तो उसके सामान्य शरीर का रक्तचाप के बारे में देखिए भाई अगले पॉइंट। तो सामान्य व्यक्ति के शरीर का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 90 और 120 मिलीमीटर के बीच में होता है, ठीक है, 90 और 120 मिलीमीटर के बीच में होता है। तथा उसका डायस्टोलिक रक्तचाप 60 से 80 मिलीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। यदि सिस्टोलिक की बात की जाए तो कितना होगा? 90 से 120 के बीच में। और यदि उसके डायस्टोलिक रक्तचाप की बात की जाए तो वो 60 से 80 मिलीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद में भाई यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार आपके एग्जाम में, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम। तो इसमें क्या बताओगे? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या इसका दूसरा नाम स्फाइग्नोमैनोमीटर, ये नाम याद कर लेना भाई, स्फाइग्नोमैनोमीटर, क्योंकि इसी से नंबर मिलते हैं। रक्तचाप मापी तो हर किसी को याद हो जाएगा आसानी से, लेकिन स्फाइग्नोमैनोमीटर याद करना पड़ेगा। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं भाई रक्तचाप के प्रकार। अभी रक्तचाप आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका निम्न रक्तचाप, उसको बोलते हैं ना लो ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी लो हो गई, ठीक है, वही वाला। तो निम्न रक्तचाप के बारे में देखो, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, ठीक है। हमारी नस के अंदर जो रक्त बह रहा है वो दाब, उसका दाब क्या हो जाए? कम हो जाए, ये नस से पास आ जाए, तो क्या हो जाता है? उसमें निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? वह दाब जिसमें धमनियों और नसों के रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई या संकेत देते हैं, जिससे मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण अंगों में पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता, ठीक है। यदि क्या हो जाएगा? लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, तो ये पौष्टिक आहार हमारे मस्तिष्क में, हृदय में और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि आपको पता है ये रक्त क्या करता है? सभी पोषक तत्वों को शरीर में सप्लाई करता है। तो यदि ये इसका प्रवाह कम हो जाएगा तो पोषक तत्व कम मात्रा में पहुंच पाएंगे, इससे व्यक्ति में क्या हो जाता है? लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके बाद में देखो भाई दूसरा आपका हाई ब्लड प्रेशर, जिसको आप उच्च रक्तचाप बोलते हैं। देखिए भाई हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, उच्च रक्तचाप वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह अधिक होने के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। उसमें निम्न रक्तचाप में तो रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, और इसमें उच्च रक्तचाप में रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इसके कारण देखो भाई उच्च रक्तचाप किसके कारण से हो सकता है? उच्च रक्तचाप चिंता के कारण हो सकता है, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या हो, भ्रम हो जाए, या आप किसी मैदा का भोजन करते हो, या चीनी वगैरह ज़्यादा खाते हो, मसाले का ज़्यादा सेवन करते हो, तेल, घी, चाय और या सिगरेट पीते हो, तो उससे व्यक्ति के क्या हो जाता है? उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। कहने का मतलब यदि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो नस फटने का खतरा हो जाता है, कहने का मतलब। तो हमें क्या है, ये सभी चीज़ें जिससे हमें उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे देखें भी इसका बचाव का उपाय कि किन किन चीज़ों से हम उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। अभी देखिए हाई ब्लड प्रेशर से बचने के उपाय। सबसे पहला उपाय क्या लिखोगे इसमें? ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त, ठीक है, पोटेशियम युक्त भोजन देना चाहिए। जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उसमें पोटेशियम युक्त भोजन देना चाहिए। और दूसरी इसमें क्या बताओगे? डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग न करें। जो बाजार में मिलते हैं ना डिब्बे में बंद सामग्री, उसका प्रयोग कम से कम करें, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर से बच सके। तीसरा योग, ध्यान व प्राणायाम करना चाहिए। कहने का मतलब योग करना चाहिए भाई, ठीक है। उच्च रक्तचाप सभी, वैसे तो योग क्या करता है? सभी बीमारियों का रोग निवारक होता है, तो ये उच्च रक्तचाप में भी सहायक आपका योग वगैरह करना चाहिए, ध्यान व प्राणायाम करना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या बताओगे इसमें? रेशे युक्त पदार्थ खाने चाहिए। भोजन में क्या लेना चाहिए? रेशे युक्त पदार्थ लेने चाहिए। पाँचवा इसमें धूम्रपान और मदिरापान को रोकना चाहिए, ठीक है। धूम्रपान क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। और ये शराब का सेवन, मदिरापान है, इसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट आपका सबम्यूकस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। एक रोग होता है सबम्यूकस रोग। आपने दिलबाग वगैरह कोई भी जर्दा का पैकेट देखा होगा, उस पर एक डायग्राम आता है जिसमें उस व्यक्ति के जबड़े का डायग्राम दिया जाता है, वो कैसे सूजा हुआ होता है। तो वही वाला रोग कौन सा होता है? आपका सबम्यूकस रोग होता है, सबम्यूकस रोग होता है, ठीक है। इसके लक्षण देखो भाई। इससे यदि ये किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाए तो इसमें क्या हो जाए? जबड़े की मांसपेशियाँ कठोर हो जाती है। जो जबड़ा होता है व्यक्ति के मुंह का, वो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, जिससे जबड़ा ठीक तरह से खुल नहीं पाता। और ये किसके कारण होता है? गुटखा खाने से यह रोग हो जाता है। सबम्यूकस रोग किसके कारण हो जाता है? गुटखा खाने से हो जाता है, ठीक है। एक नंबर पे पूछ सकते हैं ये भी, तो याद रखना है। इसमें क्या हो जाती है? मांसपेशियाँ, मुंह की मांसपेशियाँ कठोर हो जाती है, और मुंह है ये जबड़ा पूरी तरह से खुल नहीं पाता, और ये गुटखा खाने से होता है। इसके बाद में देखो भाई तम्बाकू पादप।
आगे देखो भी, तंबाकू पादप किस कुल का पादप होता है। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, तंबाकू पादप किस कुल का पादप होता है, तो क्या बताओगे, निकोटिन टोबेकम। याद कर लेना भी इस नाम को, निकोटिन टोबेकम कुल का पादप होता है ये तंबाकू, निकोटिन टोबेकम। इसके बाद है, तंबाकू की पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाए जाते हैं। और ये निकोटिन नामक एल्केलॉइड क्या होता है, एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। इसके बाद में देखो भी, तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार पहले भी और आगे भी आने की संभावना है कि तंबाकू के उपयोग से कौन कौन सी हानियाँ हो सकती है। देखिए भाई, तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, तंबाकू के निरंतर संपर्क में रेगुलर यदि आप उसके कनेक्टेड रहोगे तंबाकू से, तो क्या हो जाता है, मुंह, जीभ, गले व फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है तंबाकू के उपयोग से, पहला पॉइंट। दूसरा देखो भाई, तंबाकू में उपस्थित निकोटिन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन हो जाती है वो बढ़ जाती है यदि तंबाकू का उपयोग करोगे। और ब्लड प्रेशर भी तंबाकू के उपयोग से बढ़ जाता है। इसलिए हमें तंबाकू का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना यदि हमें स्वस्थ रहना है तो। इसके बाद में तीसरा भाई, तंबाकू की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी हानियाँ होती है। तीसरा पॉइंट देखो भाई, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। ठीक है। चौथा पॉइंट देखो भाई, सिगरेट की धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या पाया जाता है, सिगरेट की धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, जो क्या कर देता है, लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देता है। हमारे रुधिर का भाग होती है कोशिकाओं में लाल रुधिर कणिका है, उसको क्या कर देगा, ये धुआं नष्ट कर देगा। वह रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देगा। ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता होती है, परिवहन की क्षमता, जिससे हमारा शरीर चल पाता है ना ऑक्सीजन की वजह से, तो उसकी क्षमता को क्या कर देगा, ये सिगरेट का धुआं कम कर देगा। और आगे देखो भी, सिगरेट, बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के पास बैठने वाले पर भी पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट का सेवन कर रहा है तो आप उससे दूर जाके बैठ जाइए, क्योंकि जितना दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा तो उसके पास बैठने वाले पर पड़ जाता है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियाँ। इसके बाद में देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मदिरा के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभावों का वर्णन कीजिए। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, एक बार देखोगे याद हो जाएगा आपको कि मदिरा के सेवन से कौन कौन सी हानियाँ हो सकती है, कि क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। देखिए अभी पॉइंट बना के देखते हैं इसको। अभी मदिरा के सेवन से हानियाँ, मदिरा को क्या बोलते हैं, C2H5OH। एक बार पूछा गया कि मदिरा का रासायनिक सूत्र लिखो, तो क्या बताओगे, सी के तो 2 आते हैं, एच के 5 आते हैं, इसके साथ एक हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ा रहता है, OH जुड़ा रहता है। ठीक है। C2H5OH, जिसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। तो मदिरा का नाम क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH। पूछा गया क्वेश्चन और आगे भी आने के चांस है। तो अपने क्वेश्चन कौन सा चल रहा था कि मदिरा के सेवन से होने वाले कुप्रभाव का वर्णन करें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, मदिरा पान से एल्कोहल रक्त द्वारा यकृत में प्रवेश करती है, हमारे लीवर में क्या करेगी, एल्कोहल प्रवेश कर जाएगी। अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत एसिटल्डिहाइड में बदल देता है। हमारा लीवर क्या करेगा, उस दारू को, उस एल्कोहल को क्या करेगा, एसिटल्डिहाइड में बदल देगा। और जो एसिटल्डिहाइड होता है वो क्या है कि वसीला पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है। कहने का मतलब, अधिक मात्रा में यदि एल्कोहल का सेवन करता रहा व्यक्ति लगातार, तो एसिटल्डिहाइड की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए मदिरा के पान से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, मदिरा पान से एल्कोहल के सेवन से कौन कौन सी हानियाँ होती है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखना है, एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर की सामंजस्य क्षमता, उसके जो निर्णय लेने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता व नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। इजी सा पॉइंट है, ये भी याद हो जाएगा। उसके समझने की क्षमता और नियंत्रण क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे उसके कार्य करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखोगे, एल्कोहल से स्मरण क्षमता में, याददाश्त में, मेमोरी में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो भी एल्कोहल के सेवन से प्रभावित होता है। ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, ठीक है, कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं हो पाता। किससे, यदि अपन लोग अल्कोहल का सेवन करेंगे तो वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करेगा उनका पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, उनका संश्लेषण नहीं कर पाएगा। और पांचवा पॉइंट क्या लिखोगे, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तथा उसकी
जो उसके समाज में रेपुटेशन होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, उसको भी ठेस पहुंचती है। ठीक है, ये तो पता होगा। आमतौर पर अल्कोहल मतलब जो दारू पीता है उसकी थोड़ी सी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होती है, कम होती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, इससे तो कोसों दूर रहना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, देखिए अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, कोई 3 से 4 बार आपके आरबीएससी ने पूछ लिया है ये क्वेश्चन अभी तक। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, तो क्या बताओगे, पेपेवर सोमनीफेरम। याद कर लेना, रट लेना इसको अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अभी। देखिए भैया आगे देखिए, अफीम के दूध में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, अफीम का एक पादप होता है, ये इसकी कमी, इसमें कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं। देखिए भी इसमें से एक तो मार्फिन नाम का एल्केलॉइड, या अफीम नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें मॉर्फिन पाया जाता है, कोडिन पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है और पेपेवेरिन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पेपेवेरिन सोमनीफेरम। और इसमें कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, मॉर्फिन, कोडिन, निकोटिन, पेपेवेरिन। कोई भी 2-3 एल्केलॉइड के नाम याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई भी अफीम के पादप में पाए जाने वाले एल्कोलॉइड के नाम लिखो, तो उसमें कोई भी 2-3 लिख देना, याद कर लेना इसमें मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, पेपेवेरिन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए भी, मार्फिन व कोडिन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये मार्फिन होता है, ये कोडिन होता है, जो ये हमारी जो पेन रिलीफ होती है ना, जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, उनको बनाने में ही मार्फिन व कोडिन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में LSD, इसका पूरा नाम पूछ सकता है अभी, लाइसर्जिक एसिड लाइएथाइल एमाइड। ठीक है, ये भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म एक नंबर ही पूछ सकता है। तो क्या बताओगे, LSD का पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। ठीक है भाई, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचा है लास्ट, यहाँ से पूछ सकता है ये क्वेश्चन भी आपको, कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर एक लेख लिखिए। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है खाद्य पदार्थों में, उन पर एक लेख लिखना है। तो आप क्या बताओगे, संपूर्ण देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की क्या है, भरमार है। ये वाली लाइन ज़रूर लिखनी है, इससे इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से लिख के आने, वहाँ पे बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिख के आने, और जो मेन पॉइंट है उनको पहले लिखना है, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े और एग्जामिनर भी खुश हो जाए, ताकि नंबर आपको अच्छे से मिल जाए। देखिए भाई, इसमें पहला पॉइंट, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर। आजकल नकली घी, दूध, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से मतलब खुलेआम बिक रहे हैं बाज़ार में। तो ये क्या है, हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, घी में भी, दूध में भी, तेल में भी, चाय पत्ती, मसाले में भी। ठीक है, दूसरा, लोग दूध के नाम पर यूरिया डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। ठीक है भाई, दूध के नाम पर क्या बेचा जा रहा है पैकिंग करके, यूरिया डिटर्जेंट, सोडा और पोस्टर कलर बेचे जा रहे हैं। ये भी क्या है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए भाई, इसके बाद में देखिए भाई, मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, मिर्ची का कलर रेड कलर का होता है और उसमें ईंट का चूरा मिला दिया जाता है, ये भी खाद्य पदार्थों में मिलावट है। सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग चढ़ा दिया जाता है, हल्दी में पीली मिट्टी मिला दी जाती है, और लेड क्रोमेट काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। ठीक है भाई, ये भी क्या हो रही है, हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है। अगला पॉइंट, फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलियन का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है भाई, और क्या कर दिया जाता है, ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर सल्फेट का विलेन का छिड़काव कर दिया जाता है, और सफ़ेदी के लिए गोभी में सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है। ये भी क्या, खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है। यहाँ पे बीच से क्वेश्चन भी बन सकते हैं भाई, कि गोभी में सफ़ेदी के लिए किसका छिड़काव किया जा सकता है, किसका छिड़काव किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। इसके बाद है नेक्स्ट भाई, मिठाइयों में ऐसे रंग का प्रयोग हो रहा है जिससे क्या हो सकती है, कैंसर हो सकती है। आजकल ये मिठाइयाँ बन रही है, इसमें ऐसे कलर डाले जाते हैं जिससे कैंसर नाम का रोग भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो हमें खाद्य पदार्थों में मिलावट से सचेत रहना है। इसके बाद में देखिए भाई नेक्स्ट, अब ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, यहाँ से कि कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर में क्या क्या हानियाँ हो सकती है। कहने मतलब कोल्ड ड्रिंक, यदि ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएंगे तो हमारे शरीर में कौन कौन से हानिकारक प्रभाव इससे हो सकते हैं। इसमें देखो भाई क्या लिखना है, कोल्ड ड्रिंक का निर्माण में फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, क्या डाला जाता है, इसमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोल्ड ड्रिंक के निर्माण में फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, जो हमारे दांतों को सीधा प्रभावित करता है, उसमें लोह तक गलाने की क्षमता होती है। ये फास्फोरिक अम्ल क्या करता है, लोह तक को गला सकता है, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है। इसमें आगे देखो भी दूसरा पॉइंट, एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक
ताप तक भी जमने नहीं देता, इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। इस कोल्ड ड्रिंक में क्या डाला जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, जो वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक भी उसको जमने नहीं देता। क्या माना जाता है, साइंस बोलती है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन इसमें एथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं जो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक जमने नहीं देता। ये इसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए कोल्ड ड्रिंक के साथ हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक में 0.4 पीपीएस शीशा डाला जाता है। ठीक है, 0.4 पीपीएस शीशा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क और गुर्दे, लीवर व मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसमें 0.4 पीसीसीएस शीशा डाला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें कैफीन की मात्रा, कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, कैफीन की मात्रा होती है जो हमारी अनिद्रा और सिर दर्द करती है। ठीक है, इसमें कैफीन की मात्रा होती है जो हमारे हमें क्या करती है, अनिद्रा करती है और सिर दर्द कर सकती है, इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक के सेवन को कम से कम करना भी। ठीक है, इसके बाद में भी नारू रोग, राजस्थान में एक रोग आया था नारू रोग, ये किसकी कमी के कारण हो सकता है, कर्मी के कारण। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पूछ सकते हैं कि नारू रोग किसके कारण हो सकता है, कर्मी के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एक चैप्टर नंबर 1 आरबीएससी 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बस आप इतना पढ़ लीजिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 5 नंबर आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।